अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपने से जुड़े रिश्तों का भी ख्याल ज़रूर रख रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह का ये हमारा मुआशरा है, जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, एक दूसरे से गिले शिकवे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए कभी वो अगर आपको फ़ोन नहीं करते हैं, आप उनको फ़ोन कर लें, आप उनसे खैरियत पूछ लें कि वो कैसे हैं, आया उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को ना हाईलाइट कर रहे होते हैं, सिंपथीज़ भी गेन कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली, सॉरी टू से, मुझे ये कहना पड़ता है कि सोशल मीडिया पर हमारे एक बेतहाशा फ्रेंड्स होते हैं और हम चाह रहे होते हैं कि कोई बंदा अगर जो हमारी लिस्ट में है, फॉलोइंग में है, हमारा जो दोस्त है, अगर उसने कोई ऐसा सैड सा स्टेटस लगाया है तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसको सिंपैथी दें, हम उसे हाल चाल पूछें। लेकिन हकीकत में आप ये सोचें कि आपके कितने ऐसे रिश्ते हैं जिनसे कभी हमने हाल चाल नहीं पूछा, कभी उनको हमने फ़ोन करके नहीं पूछा कि आप कैसे हैं, आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, कभी हमने उन्हें मैसेज करके नहीं पूछा। तो ये जो अफरा तफरी का दौर है, कहीं ना कहीं हम दिखावे में बहुत ज़्यादा पड़ चुके हैं कि सोशल मीडिया पर हमारी लिस्ट में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो हम उनको दिखाने के लिए शायद ये चीज़ें कर रहे होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा आपके साथ जुड़े हुए हैं, हम बहुत ज़्यादा लोगों की जो है ना वो ख़याल करते हैं, उनकी केयर करते हैं। लेकिन हकीकत में आप ख़ुद का जायज़ा लें, कभी बैठें और देखें कि हकीकत में जो आपके इर्द गिर्द जो मुखलिस रिश्ते हैं, जो सही में रिश्ते हैं, क्या उनके साथ आप मुखलिस हैं? क्या उनसे आप वक्तन फ़वक्तन पूछते रहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई मसला तो नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है? सिर्फ़ यही पूछ लेना ना कि आप कैसे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है आज के दौर में, जहाँ पर हर कोई ये कहता है जी हम तो बिज़ी बहुत है, हमारा तो स्केड्यूल बहुत टाइट है, हम तो टाइम ही नहीं निकाल सकते हैं, अपने घर वालों के लिए नहीं निकाल सकते हैं, अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसे दौर में टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, डिप्रेशन बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगी, स्ट्रेस बढ़ेगा और क्या ही होगा, यही चीज़ें होंगी। फिर इर्द गिर्द हमें लोग जो है ये शिकायत करते हुए नज़र भी आएंगे, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास एक दूसरे को देने के लिए। सिर्फ शोशा के लिए हमारे पास टाइम मौजूद है, जो कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक दूसरे को दिखाने के लिए कर रहे होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं दिखावे में ही आ जाता है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि जो हम सोशल मीडिया पर दिखा रहे होते हैं लोगों को, या ख़ुद महसूस कर रहे होते हैं, वो हमारी हकीकी ज़िंदगी में भी वैसा है कि नहीं है। थोड़ा सा इसका भी ख्याल ज़रूर रखा करें। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं खाने पीने के हवाले से। तो आज भी एक बहुत ही मज़े की जो डिश है वो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो आपको बनाना सिखाएंगे। शेफ़ अली रज़ा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और वो आज की डिश के हवाले से क्या बताने जा रहे हैं, उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को चाहिए, किस तरह की वो बनने वाली है, मज़ेदार रेसिपी क्या है, उस पर बात कर लेते हैं। शेफ़ अली हमारे साथ मौजूद है। शेफ़ अली, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। शेफ़ अली, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम चिकन स्टेक बनाएंगे। ठीक है। तो विद वेजिटेबल स्टार्च, ओके, विद वाइट सॉस। अच्छा, वाइट सॉस, हम लोग वेजिटेबल स्टार्च और साथ हम चिकन स्टेक बनाने जा रहे हैं। ओके, तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, कितना चिकन चाहिए और बाकी इंग्रेडिएंट्स भी? सबसे पहले हमें चिकन चाहिए, प्रोटीन के लिए, स्टार्च के लिए मैश पोटैटो और वेजिटेबल चाहिए। अच्छा, वेजिटेबल में कैरेट, ब्रोकली, ज़ैतूनी और बीन्स होंगे। ठीक है। हाँ जी। और चिकन हमें कितना चाहिए और कौन सा पीस चाहिए उसका? चिकन का चेस्ट पीस चाहिए 200 ग्राम। ठीक है जी। उसमें एक बंदे के लिए 60 उसमें होती है प्रोटीन 60 ग्राम प्रोटीन होती है। ओके। तो एक दिन के लिए एक बंदे के लिए 60 ग्राम प्रोटीन होनी चाहिए। ओके, और ये आपने क्या रखा हुआ है चूल्हे अभी पे? मैंने ये वेजिटेबल ब्लांच करनी है। अच्छा, उसके लिए पानी रखा हुआ ऊपर। ठीक है जी। ब्लांच करने के लिए हमें जो है ना वो पानी की ज़रूरत है। जी जी। गर्म पानी कर लिया हमने। सबसे पहले जो ब्रोकली है उसको वो करना है। ये ब्रोकली बहुत सेंसिटिव वेजिटेबल है। इसको सिर्फ बॉइलिंग टेम्परेचर पे आगे 1 मिनट करना है इसको।
अच्छा, और कितना बॉईल होना चाहिए हमारा पानी? पानी 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ओके, ठीक है। और उसमें हमने पहले ब्रोकली डालनी है? ब्रोकली डाल दी हम। ठीक है। ये सिर्फ 1 मिनट के लिए बॉयल करनी है। उसके बाद दूसरी वेजिटेबल ब्लांच करेंगे। तो फिर उसको चिकन को मैरिनेट करके उसके बाद हम करेंगे मैश पोटैटो बनाएंगे। अच्छा, ठीक है। और चिकन मैरिनेट अभी हमने करना है? जी, चिकन मैरिनेट करना है हमने। आपने वो फिले बना लिए? जी, फिले बने हुए हैं। ठीक है, फिले जरा दिखाएं लोगों को। ये चिकन चेस्ट पीस के फिले हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये और इसको आपने बिल्कुल काट लिया हुआ है? जी, बिल्कुल काट लिया है। थिन सा? जी, थिन सा। तो इसमें हमने अब मैरिनेट में मसाले इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम यूज करेंगे और इसमें हैमिंग करने की जरूरत तो नहीं है? कुछ लोग कहते हैं कि इसको हैमर भी कर लें। जी, हैमर भी करना चाहिए। अगर आपके पास स्लाइस मोटे हैं, आप नहीं ब्रिक स्लाइस बना सकते तो फिर आप हैमर कर लें इसको। ओके जी। अदरवाइज अगर आपके पास बहुत इस तरह के थिन स्लाइसेस हैं तो यू डोंट नीड इट। ओके, ब्रिक स्लाइस करना मुश्किल होते हैं तो वो हैमरिंग के लिए हैमरिंग करने तो आसान होता है। सबसे पहले इसमें सोया सॉस डालेंगे। उसके बाद इसमें आएगा साल्ट। ओके। तो साल्ट के बाद आएगा रेड चिली पाउडर। जी। और उसके बाद आएगा लाइम पाउडर। उसके बाद आएगी येलो मस्टर्ड सॉस। ठीक है जी। चलिए जी, अब हमारी ब्रोकली हमारी बॉयल हो गई है। ठीक है, साथ साथ हमारी ब्रोकली जो है वो बॉयल हो रही है। आप इसको जो है ना वो स्ट्रेन आउट कर ले और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम आपको साथ साथ बताएंगे। शेफ़ अली भी हमारे साथ मौजूद है। मैं शेफ़ अली से चाहूँगी कि थोड़ी देर आप ना जो हमारी मैरिनेशन है उसको रोक दीजिएगा, बिकॉज़ एक और गेस्ट है हमारे साथ जिनको हमने आपसे मिलवाना है और दांतों की सेहत के हवाले से हमने बात करनी है कि खाना पीना होता रहता है और खाना पीना तभी आप अच्छे तरीके से उसका जायका ले सकेंगे ना जब आपके दांत उसको अच्छे तरीके से चबाएंगे, वो हज़म अच्छा हो सकता है। तो दांतों की सेहत जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आज हमने जो बच्चों के दांत हैं, बच्चों के दांतों में किस तरह की कैविटी हो सकती है, रूट कनाल कौन कौन करा सकता है, बच्चे करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, उसका प्रोसीजर क्या होता है, कितनी तकलीफ़ होती है, इस पर आज हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सलमान राशिद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, डेंटल सर्जन हैं, तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बच्चों के दांतों के हवाले से आज थोड़ा सा हमने बात करनी है कि बड़े तो चलो फिर भी अपनी हाइजीन या दांतों की सेहत का ख्याल रख लेते हैं, और बच्चे अगर नहीं रखेंगे ना तो वो बड़े होते होते उनकी ऑब्वियसली वो हाइजीन और वो प्रॉपर नहीं रहेगी तो दांतों की सेहत भी ख़राब होना शुरू हो जाएगी, फिर डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी वो होते हैं। क्या चीज़ें हैं जिनको हमने बचपन में ही देखना चाहिए? ये माँ का एक कह लें कि रूल होता है। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की। हमारे यहाँ पेरेंट्स जो है ना वो यूजुअली नेग्लिजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा। वो अपनी तो हाइजीन मेंटेन रख रहे होते हैं लेकिन बच्चों को अपने साथ जो है ना वो मेंटेनेंस के, ओरल हाइजीन की मेंटेनेंस के लिए बिल्कुल भी नहीं उस पर तवज्जो देते, जिसकी सबसे बड़ा नुकसान तो चले जो दांतों में कीड़ा लगता है या जो नेग्लिजेंसी है वो तो होती है, लेकिन उससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बच्चे जब बड़े होते हैं, यानी कि जब वो थोड़ा सा चलने के काबिल होते हैं या 5 साल 6 साल 7 साल की उम्र तक होते हैं, उनको वो आदत ही नहीं रहती है कि वो अपने दांतों की हाइजीन को मेंटेन रखें। और अब तक मैं अपनी प्रैक्टिस में ये देखता हूँ कि अब तक हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि क्योंकि बच्चों के दांत दूध के वो झड़ जाएंगे तो इसलिए वो कोई ट्रीटमेंट भी नहीं करवाते पेरेंट्स बहुत ज़्यादा। तो ये एक बहुत नेग्लिजेंट जो है वो बात है, तो इस पर जो है ना वो बहुत ज़्यादा तवज्जो जो है ना वो हम सबको देनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये रूट कनाल जो है ये बच्चों में भी होती है और होती क्या है रूट कनाल? बड़ों में तो मैंने सुना है ये बड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसीजर होता है और पेनफुल भी होता है, बच्चों में भी ये सेम एग्जैक्ट ऐसा ही होता है? अच्छा, पहले तो इस मिथ को ना ख़त्म करना चाहिए कि रूट कनाल कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। अच्छा। डेंटिस्ट्री में एक रूल ऑफ थंब ये है कि आपने जो भी कोई काम प्रोसीजर परफॉर्म करना है, आइदर वो आप लोकल एनेस्थीसिया में परफॉर्म करते हो विच इज़ ऑन द टेबल, ऑन द चेयर, ऑन द साइड होता है। दूसरा होता है आईवी सेडेशन। आईवी सेडेशन होती है जिस तरह हम लोग एक कैन्यूला पास करते हैं और उस तरह भी बच्चों को भी सेडेट किया जा सकता है, बड़ों को भी किया जा सकता है ऑन द टेबल, यानी कि ऑन द जो डेंटल चेयर होती है। इसके अलावा जनरल एनेस्थीसिया का भी ऑप्शन होता है, वो आपको पता है कि ऑपरेशन थिएटर में जाके भी काम हो सकता है।
कोई भी प्रोसीजर डेंटिस्ट्री में आज की डेट के अंदर कोई भी पेनफुल नहीं रहा है। डेंटिस्ट्री राइट नाउ फ्रॉम द लास्ट लाइक अ डेकेड ये पेनलेस प्रोसीजर्स हैं सारे, इवन नॉट इवन अ डेकेड से भी ज़्यादा 10 से 15 साल हो चुके हैं और बहुत पेनलेस प्रोसीजर है। रूट कैनाल बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है। करने का तरीका भी तकरीबन एक है, सिर्फ मटेरियल्स जिनसे हम बड़ों की दांत की रूट कैनाल करते हैं वो मटेरियल्स और जो बच्चों के दांत का जो मटेरियल होता है वो डिफरेंट होता है। वो रीज़न ये होता है कि जो बड़ों के जो दांत होते हैं वो एज लॉन्ग एज दे कैन रिटेन द टूथ इन द ओरल कैविटी, वो जब तक उसको रखें। लेकिन बच्चों के क्योंकि ज़्यादातर दांत दूध के होते हैं, तकरीबन 12 साल की उम्र तक तो दूध के दांत मिक्स डेंटिशन होती है। हमने ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करना होता है कि बाय द टाइम वो मटेरियल रिजॉर्व भी हो जाए और दांत भी रिजॉर्व हो जाए। तो सिर्फ ये एक डिफरेंस है, बाकी प्रोसीजर वाइज कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छा। हाँ, इसमें यह है कि बच्चे कोऑपरेट उस तरह से नहीं करते, हम जितना भी उनको काउंसलिंग कर लें, क्योंकि हर एज में बच्चों की डिमांड्स, उनकी प्रायोरिटीज़ को समझना डेंटिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि 5 साल का बच्चा क्या चाहता है, 8 साल का बच्चा क्या चाहता है। जो बच्चा फर्स्ट क्लास में जा रहा है यानी क्लास 1 में जा रहा है, उसका अभी भी स्कूल में एडमिशन है, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी एंजाइटी और होगी। अच्छा। जो 3-4 साल का हो चुका है, जो 9-10 साल का है, उसकी एंजाइटी और होगी। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द बिहेवियर, इसको कहते हैं बिहेवियर मैनेजमेंट। तो ये डेंटिस्ट को ज़रूर आनी चाहिए और अब तो बहुत ये पढ़ाई भी जाती है हर डेंटल डिपार्टमेंट। अच्छा, दूसरा डॉक्टर सलमान ये बताइए कि रूट कैनाल किया कब जाता है, ख़ासतौर पर क्या ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे होते हैं बच्चों को कि उनको फिर अब सजेस्ट किया जाता है कि आप रूट कैनाल करा लें? अच्छा, जब आपको पता है कोई भी दांत हो, बच्चों को हो या बड़ों का हो, जब दांत में कीड़ा लगता है तो सारी बात है एक बहुत छोटा सा एक स्पॉट होता है। हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ कोई फॉलोअप का कोई मतलब अवेयरनेस भी नहीं है लोगों में। मैं हर दफ़ा आता हूँ लोगों से कहता हूँ कि डेंटिस्ट को ना आप ज़रूर विज़िट करें आफ्टर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स और अ ईयर, उससे आपको इन सारी चीज़ों का पता लगता है। वो ये एक छोटा सा ब्लैक स्पॉट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के 2 साल में 3 साल में वो जड़ों तक पहुंचता है और फिर वो जो है बहुत ज़्यादा शदीद पेन होता है, तो उसकी वजह से हमें रूट कैनाल का अटैम्प्ट करना पड़ता है। तो ये एक एटियोलॉजी है। एक्चुअली मैं अगेन इसको ये कहूँगा कि लैक ऑफ द फॉलोअप जो कि हमारे सिस्टम में बहुत ज़्यादा है, प्लस आप जो आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, हमारे यहाँ असल में मिथ इस तरह से भी है कि जब डेंटिस्ट के पास लोग जाते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम मतलब ये अभी नहीं कराएंगे, ये प्रोसीजर ये हम बाद में करा लेंगे, या बच्चों के दूध के दांत इन्होंने तो झड़ जाने, तो हम वाई वी आर सपोज टू इन्वेस्ट मनी एंड टाइम ऑन दैट। लेकिन ऐसा नहीं है। देखें, बच्चे के अगर 5 साल का है, अब उसके बच्चे के दांत में कोई कीड़ा लगा है और वो दांत उसका शेड ऑफ होना है लेट सपोज 8 ईयर्स की एज में, तो 3 साल तक क्या वो डिजीज स्टेट में रहेगा? तो ये बड़ा सोचने वाली बात है। तो ये बच्चे वैसे आते हैं, बेयर कर लेते हैं इस सारे पेन को, पेनलेस है वैसे जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन इस सारे प्रोसीजर को? अच्छा, ये ना डिपेंड करता है, मैंने जैसे आपको बताया ना बिहेवियर मैनेजमेंट, ऑल द डेंटिस्ट और ऑल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, even the senior faculty members of in a medical or dental colleges, they are aware about this thing कि behavior management एक चीज़ है। आपने प्रोसीजर तो देखें वही हैं जो सारी डेंटिस्ट्री में हो रहे हैं, आपने बच्चों की जो बिहेवियर मैनेजमेंट है उसको केयर टेक करना है। उसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी है कि 6 इयर्स एज में बच्चों की क्या प्रायोरिटीज़ हैं, वो कैसे ट्रीटमेंट करवाएंगे, 10 साल का 12 साल का बच्चा, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको हम कहते हैं बिहेवियर मैनेजमेंट। सो इसके ऊपर बहुत फोकस होना चाहिए। बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत कोऑपरेट करते हैं और जब वो आपके साथ कोऑपरेट करते हैं तो वो बड़ा खुश होकर आते हैं। इवन वो शायद आपके लिए कभी गिफ्ट्स भी लेकर आते हैं कि डॉक्टर साहब मैं आपके लिए लेकर आऊँ। बड़े कभी नहीं लेकर आएंगे लेकिन बच्चे ज़रूर लेकर आते हैं। नाइस। अच्छा, दूसरा डॉक्टर सलमान ये भी बताइए कि बड़ों में जब यूजुअली रूट कैनाल होता है तो उसके ऊपर कैप लगाया जाता है, कहते हैं कि उसके बगैर वो दोबारा से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो बच्चों में भी ये लगाना ज़रूरी है, कैप लगाया जाता है रूट कैनाल के बाद? बिल्कुल। अच्छा, इसको कहते हैं स्टेनलेस स्टील का क्राउन होता है, ठीक है। तो बच्चों के दांतों में स्टेनलेस स्टील का क्राउन लगाना रिकमेंडेड है। बहुत सारी सिचुएशंस है जिसमें स्टेनलेस स्टील का क्राउन लगाना चाहिए और ये बेहतर रहता है। असल में क्या होता है कि हम कोई भी प्रोसीजर कर देते हैं, फिलिंग भी कर देते हैं, रूट कैनाल भी कर देते हैं, उसके बाद बच्चे ओरल हाइजीन को, उस ट्रीटमेंट को उस तरीके से मेंटेन नहीं करते एज़ कम्पेयर टू द एडल्ट्स, ऑल्दो बहुत सारे बच्चे कर भी लेते हैं। सो क्राउन लगाने से, अगेन क्राउन लगाने से जो हाइजीन को मेंटेन करना है, इट वुड बी अ बिट डिफ़िकल्ट, बट लॉन्ग टर्म के अंदर क्राउन लगाना बेहतर है अगर इसकी प्रॉपर आपको क्राउन लगाना आता हो बच्चों के दांत में, क्योंकि बच्चों के दांतों में आप क्राउन लगा देते हैं, उनकी जो दांत सही मतलब बंद होने चाहिए, बैठने चाहिए, दिस इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट।
So we can do the crowns even in the pediatric patients or also in the adult patients. So अब तो ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहा है। अच्छा, रूट कैनाल में थोड़ा सा ये लास्टली ये भी बता दें कि रूट कैनाल के अंदर क्या वो फिलिंग की जाती है या उसको डेड कर दिया जाता है? अच्छा, डेड जो है ना वो एक लेमैन मतलब एक वर्ड है। असल में क्या होता है कि दांत के अंदर ना एक कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। उस सारी जो रूट के अंदर जो एक आप समझ लें मटेरियल होता है जो नॉक्शियस होता है वो निकलता है, फिर उसको हम फिल करते हैं और यही प्रोसीजर हम बच्चों में भी करते हैं। सो डेड तो नहीं होता, इट्स लाइक आप ये समझ लें कि उसकी जो ठंडा और गर्म की जो सेंसेशन होती है वो ख़त्म होती है, ऑल्दो इट हैज़ द इंटेक्ट ब्लड सप्लाई। बच्चे का रूट कैनाल हो गया, क्राउनिंग होगी, अब उसके बाद थोड़ी सी एहतियात बता दे। देन हम लोग आईवी और जनरल एनेस्थीसिया पे भी बात करेंगे कि अगर क्राउनिंग हो गई है तो उसके बाद क्या एहतियात की जा सकती है और वो क्या उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर एहतियात ना बरती जाए तो दोबारा से दर्द हो या कुछ और इन्फेक्शन हो जाए? बिल्कुल, आई अप्रिशिएट कि आपने क्वेश्चन किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ असल में मिथ ये है, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि अगर हम बच्चों या बड़ों के दांतों में अगर हमने क्राउन कर दिया ना तो वो शायद सारी ज़िंदगी के लिए वो दांत सेव हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। देखें, हर चीज़ मेंटेनेंस मांगती है। क्राउन जिस मटेरियल से टूथ के साथ स्टिक होता है, इट हैज़ अ शेल्फ लाइफ, मे बी इट वुड बी लाइक 3 years और 4 years। उसके साथ बात क्या होता है कि वो जो मटेरियल है जिससे क्राउन यानी कि कैप जिसको कहते हैं वो दांत के साथ स्टिक होता है, वो ना डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है। जब वो डिज़ोल्व होता है तो सारा खाना वगैरह सब कुछ उस क्राउन के अंदर जाता है, तो दैट कॉजेज़ द प्रॉब्लम। इवन के क्राउन के नीचे भी, कैप के नीचे भी जो दांत है उसके अंदर कीड़ा भी लग सकता है, वो क्राउन उतर भी सकता है। और अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे क्राउन लगाने के बाद ओरल हाइजीन को, उसको साफ नहीं रखेंगे तो दैट अल्टीमेटली कॉजेज़ अ ग्रेटर प्रॉब्लम दैन बिफोर। सो ओरल हाइजीन मेंटेनेंस कोई भी चीज़ है, मैं सबको ये कहता हूँ कि अगर तो इंडिकेटेड है तो क्राउन लगाएं। लोगों से अपने ओरिजिनल नेचुरल टूथ साफ करना मुश्किल है, क्राउन वाले दांत को साफ करना इट्स अ मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू द नेचुरल डेंटिशन। सो इफ़ यू हैव दैट डेक्सटेरिटी यू कैन क्लीन यू कैन मेंटेन योर ओरल हाइजीन एंड तमाम दांत की सर्फेसिस को अच्छी तरह क्लीन कर सकते हैं, देन गो फॉर द क्राउन। एवरी कैंडिडेट इज़ नॉट अ गुड कैंडिडेट फॉर द क्राउन। सो इसकी इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो आपका पेशेंट है वो मेंटेन कर सकता है या नहीं। अच्छा, ये आजकल जनरल एनेस्थीसिया भी चल रहा है हमारे डेंटिस्ट्री में, और देन आईवी जैसे आपने बात की कि वो भी हो रही है, बच्चों में भी ये चीज़ हो रही है, बच्चों में भी लगाई जा रही है? अच्छा, बच्चों का ट्रीटमेंट यूजुअली जैसे मैंने पहले बात की, बिहेवियर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो हमारे पीडियाट्रिक पेशेंट्स लोकल एनेस्थीसिया यानी कि जो ऑन द चेयर साइड प्रोसीजर हैं, 90% या 80% प्रोसीजर्स अब उस लोकल में ही होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द कोऑपरेशन ऑफ अ पेशेंट यानी कि जो बच्चा है, यानी कि जो हमारा पीडियाट्रिक पेशेंट है एंड द डेंटिस्ट, इन दोनों की कोऑर्डिनेशन से होते हैं। लेकिन 20 to 30% केसेस अब हमारे पास ऑप्शंस हैं, जैसे कि ऑटिस्टिक चाइल्ड हैं, वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, ठीक है, या बहुत ज़्यादा एप्रीहेंड पेशेंट्स हैं बच्चे, तो उनमें हम आईवी सेडेशन की तरफ भी जा सकते हैं। और बहुत सेफ प्रोसीजर है, एनेस्थेटिस्ट ऑन बोर्ड ऑन चेयर साइड विद ऑल द इक्विपमेंट मौजूद होता है, उसकी हर चीज़ की मॉनिटरिंग करता है। इवन हम जनरल एनेस्थीसिया के अंदर भी ये केसेस कर सकते हैं जहाँ हमारे पास लेंथी टाइम होते हैं, तमाम मॉनिटरिंग के जो है ना वो वेज अवेलेबल होते हैं। अच्छा, मैं ये बात ना यहाँ ऐड करना चाहूँगा, बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं ना वो रिलक्टेंट फील करते हैं कि जी हमने अपने बच्चों को आईवी सेडेशन या जनरल एनेस्थीसिया में नहीं लेके जाना। उनकी रिलक्टेंसी समहाउ एक हद तक ठीक है, लेकिन इफ़ यू कंपेयर आवर सेटअप टू दी अदर सेटअप यानी कि वेस्ट का सेटअप, वहाँ तो ये बड़े फ्रीक्वेंट प्रोसीजर्स हैं। कोई मतलब कोई चीज़ ये कहना है कि जी हम जनरल एनेस्थीसिया में लेके जाएंगे, आईवी सेडेशन में लेके जाएंगे तो बच्चे को कुछ नहीं होगा, यूजुअली कुछ नहीं भी होता है, लेकिन गॉड फॉरबिडन कुछ हो भी सकता है। सो वी हैव ऑल द मेजर्स के बाद में उसको मैनेज कर सकते हैं, बाद में उसको मैनेज किया जा सकता है। अच्छा, एनेस्थीसिया का थोड़ा सा हमारा यहाँ पे माइंडसेट भी है ना कि हमें नो हाउ है नहीं एनेस्थीसिया की क्या है, किस तरह है। फिर बहुत सारे मिथ्स भी जोड़े जाते हैं कि एनेस्थीसिया दे दिया, खुदा ना खास्ता होश आए ना आए, ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती हैं हमारी सोसाइटी में। तो ये इस वजह से भी मुझे लगता है कि बहुत फेयर होता है पेरेंट्स के अंदर। अच्छा, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। देखें, मैं भी एक पेरेंट हूँ और मेरे भी उसमें कंसर्न होगा, लेकिन मेरा सबसे एक बहुत ही समझ लें बहुत एक मासूमाना सवाल ये है, देयर आर सो मैनी प्रोसीजर्स विच वर डन इन द GA। बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो कि GA में किए जाते हैं, एमरजेंसी में भी किए जाते हैं, कार्डिक पेशेंट्स के भी किए जाते हैं। वहाँ तो जो आपके जो पेशेंट होता है उसके साथ जो अटेंडेंट्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो तो कभी डॉक्टर से नहीं पूछते कि जी ये होश में आएगा या नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा डेथ्स भी वहाँ होती हैं। देन व्हाई यू आस्क दिस क्वेश्चन
वाई यू वोंट आस्क दिस क्वेश्चन टू देम एट दैट टाइम जब आपका पेशेंट ऑन स्टेक होता है, एंड वाई यू आस्क दिस सो मच कंसर्न कि जब आप एक डेंटिस्ट के पास इलाज करवाने के लिए आते हैं तो आप इतना सवाल, मतलब देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन द टू थिंग्स। मतलब एक कार्डियोलॉजिस्ट है वो तो कह देगा जी आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, इवन एनेस्थीसिया वाला भी कह देगा, एंड इवन I sign so many papers on the table for the GA for my very close relatives. I never ask them कि जी ये उठ भी पाएगा या नहीं, बट लोग मुझसे इतनी इंटेरोगेशन करते हैं, बट उनका राइट बनता है, उनको करनी भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप GA का केस हो पेशेंट में करें या IV सेडेशन में करें, अगर आप प्रॉपर मॉनिटरिंग विद एवरी एस्पेक्ट आप नहीं करेंगे, थिंग्स वुड डेफिनेटली गेट वर्स एट एनी स्पॉट। बाकी अल्लाह ताला जो है वो जब हम अच्छी नीयत से काम करते हैं तो अल्लाह ताला भी हमारी मदद करता है। बेशक ऐसे ही है। और दूसरा ये कि जब आप किसी अच्छे प्रोफेशनल के पास जाते हैं ना तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो डॉक्टर सलमान हमारे साथ मौजूद थे, और डॉक्टर सलमान थैंक यू सो मच कि आप आए और हमने दांतों की सेहत के हवाले से बात की है, ख़ासतौर पर बच्चों के अंदर जो ओरल हाइजीन है वो कैसी होनी चाहिए, उनके दांत किस तरह के होने चाहिए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के हवाले से, तलबा के हवाले से, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है जिसमें बच्चे सोच विचार कर रहे होते हैं कि जनाब आगे उन्होंने कौन सा पाथ जो है ना वो करियर पाथ कौन सा अडॉप्ट करना है, किस फील्ड में जाना है, क्योंकि आपको पता है पेपर्स हो गए हैं, मैट्रिक इम्तिहान भी हो गए हैं, देन इंटर के भी हैं, अब आगे यूनिवर्सिटी बहुत से बच्चे जाएंगे, बहुत से बच्चे जो है ना अपना जो कॉलेज का एक सफ़र है वो भी तय करने की कोशिश करेंगे। इस टाइम में उनकी करियर काउंसलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वैसे भी यूजुअली पूरी दुनिया में करियर काउंसलिंग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। बल्कि वो तो आपके जब आप हाई स्कूल में जाते हैं ना, जो यहाँ पर जिसको 5th के बाद कहा जाता है, 5th ग्रेड के बाद हाई स्कूल कहा जाता है, उसमें ही स्टार्ट कर दी जाती है कि जैसे ही आप मैट्रिक से पहले आपको पता हो कि आपने कौन सा पाथ चूज़ करना है, आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, कुछ भी बनना है, उससे पहले ही आपको बता दिया जाता है, या आपका माइंड जो है ना उस तरीके से बना दिया जाता है कि जो जो आपका इंटरेस्ट होता है। यहाँ पर कितनी ज़रूरत है और कितनी हो रही है करियर काउंसलिंग। देन यूनिवर्सिटी तक मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो पहुँच जाते हैं जिनको पता नहीं होता कि भाई उन्होंने आगे जाके करना क्या है, क्या बनना है। तो ये कितना ज़रूरी होता जा रहा है। यूनिवर्सिटीज़ में क्या करियर काउंसलिंग हो रही है, नहीं हो रही है, इस पर हमने बात करनी है। प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अनवर बाजवा साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, वाइस चांसलर हैं नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक जी। डॉक्टर साहब ये जो करियर काउंसलिंग है उसके ऊपर आज हमने थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। कितना ज़रूरी हो चुका है आज के दौर में करियर काउंसलिंग स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर? अच्छा देखें, इसमें बड़ी ही एक हमारा डायलेमा रहा है, शुरू से ही डायलेमा रहा है हमारा कि हमारे माशरे में ना बच्चा वो जब हम छोटे थे तो कहा यह जाता था कि जी आपने बेटे बड़े हो के आपने डॉक्टर बनना है, आपने प्रोफेसर बनना है, आपने पायलट बन जाना, एंड दैट्स इट। अच्छा, विदाउट लुकिंग एट इट कि बच्चे की एक्चुअली प्रायोरिटीज़ क्या हैं, बच्चे की प्रेफरेंसेस क्या हैं, बच्चे का IQ क्या है। और करियर काउंसलिंग की जो आप बात कर रही हैं, पाकिस्तान में तो इसकी लाइफ शायद कपल ऑफ डेकेड्स से ज़्यादा नहीं है, ये तो अभी इमर्जिंग आपके पास ये चीज़ें आई हैं, और अभी तक अनफॉर्चुनेटली जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है कि मेरा बच्चा आर्टिस्ट भी बन सकता है। अच्छा, मेरा बच्चा जो है वो पेंटर भी बन सकता है, मेरा बच्चा कोई अच्छी पेंटिंग कर सकता है, कोई म्यूज़िक क्रिएट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। हम इस चीज़ को समझने के लिए तैयार। हमारे एक दोस्त हैं इंटरेस्टिंगली, उनका बेटा है वो ही इन कनाडा, उनका मेरा बेटा जो है वो म्यूज़िक पढ़ रहा है और वो साथ वो डांस की वो ट्रेनिंग ले रहा है। अच्छा, हम लोग जो सो कॉल्ड एजुकेशन सेक्टर में भी हैं, सारी चीज़ों को समझते भी हैं, वी वर ऑल्सो जस्ट सरप्राइज के मतलब हाउ इज़ दैट पॉसिबल। अब चीज़ ये है कि आपने ये देखना है कि बच्चा एक्चुअली किस काम के लिए बना है। देखें, हम सारे लोग एक ही काम करने के लिए हम पैदा नहीं हर बच्चा डॉक्टर बनने के लिए पैदा नहीं होता है। तो यूनिवर्सिटीज़ में आपने तो कहा कि यूनिवर्सिटी के बच्चों को पता नहीं है वो किस काम के लिए हैं। मैं ये कहूँगा कि इससे एक स्टेप आगे
हम पूरी पूरी उम्रें गुजार लेते हैं और पता ये चलता है एट द एंड ऑफ द डे कि यार मैं तो ये करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ था, मैं तो एक्चुअली आई वाज सपोज टू डू दिस, शायद मैं अगर उसमें होता तो शायद कहीं इससे बेहतर होता। तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो ये वाला एस्पेक्ट ख़ास तौर पर कह लें कि डिलेमा है इसमें अगर देखा जाए। जैसे मैंने बात की कि अगर बाहर के ममालिक में देखा जाए वहाँ पे तो हाई स्कूल में ही काउंसलिंग शुरू हो जाती है ना, कि बच्चे के एप्टीट्यूड को देखा जाए, उसके इंटरेस्ट लेवल को देखा जाए, ताकि वो अच्छे तरीके से एक फ़ैसला कर सके कि उसने आगे जाके क्या करियर जो ऑप्ट करना है। हमारे यहाँ पे जैसे आपने बात की पूरी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, पैसा वेस्ट कर देते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो कि पहले एक डिग्री लेते हैं प्रेशर में आके और मिड में ही उसको छोड़ देते हैं, उनको समझ नहीं आती, कोई और डिग्री में इनरोलमेंट करा लेते हैं, फिर वो भी छोड़ देते हैं, फिर तीसरी में करा देते हैं। दे डोंट फाइंड के मतलब कि क्या करना है उन्होंने ज़िंदगी में या क्या एप्टीट्यूड है। तो ये प्रॉब्लम्स भी होते हैं बच्चों के साथ। अच्छा, ये प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हैं। देखिए, मैं हमेशा ये समझता हूँ कि अगर एक बच्चे ने किसी भी प्रेशर में आके, और ये सारे बच्चों के लिए ये चीज़ है कि अगर किसी भी प्रेशर में आके ड्यू टू एनी सोशल प्रेशर, पीयर प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर है, कोई भी प्रेशर है, आपसे अगर कोई फैसला हो भी गया, यू हैव टेकन द रॉन्ग बस, आप दरमियान में जाके आप उसको यू कैन जस्ट ड्रॉप दैट बस और आप सही अपने ट्रैक पे आ जाएं। जो काम करने के लिए आप पैदा नहीं हुए, आप वो काम ना करें। अच्छा, मैं अब इसमें आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताता हूँ। आजकल ना हमारे मुल्क में बेसिकली है क्या कि हमारे मुल्क में एक भेड़ चाल होती है ना, और शुरू से हम मतलब हम लोग अब अगली जनरेशन में आ गए और इसी भेड़ चाल को देखते हुए आ गए। एक चीज़ का ट्रेंड आता है एंड एवरीबडी जस्ट रन्स आफ्टर दैट विदाउट लुकिंग एट इट कि मैं इसके लिए बना भी हूँ कि नहीं बनाऊँ। अच्छा, अभी आप ये देखिए कि अभी AI आया, पहले कंप्यूटर साइंसेस आया, फिर AI आया। अच्छा, अब जब AI आया है तो पेरेंट्स बशमूल बच्चों के एवरीवन इज जस्ट रनिंग आफ्टर इट। अच्छा भाई, वो आपके लिए है भी या नहीं है, आपका एप्टीट्यूड क्या है, आप AI एक्सपर्ट बन सकते हो नहीं बन सकते, यू नीड टू लुक एट इट। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली फिर इसी भेड़ चाल में हमारी यूनिवर्सिटीज़ भी उसका हिस्सा बन जाती हैं। अच्छा, हिस्सा इस तरह से बन जाती हैं कि समवन इज अप्लाइड टू यू, आप उसके सिंपली क्रेडेंशियल्स देखते हैं। अब फारूक के क्रेडेंशियल्स आपके सामने आए, आपने मार्क्स देखे, आपने उसको एडमिशन दे दिया विदाउट लुकिंग एट इट। मतलब मैं ये समझता हूँ कि देखें, यूनिवर्सिटीज़ का भी इसमें ये रोल है कि हम भी उसको असेस करें, इवेल्युएट करें कि वो बच्चा किस काम के लिए है। सिर्फ AI का नाम, आजकल का मैं आपको बताता हूँ कि आजकल अब ट्रेजिक चीज़ ये है कि हर जगह पे हर डिग्री के साथ AI ऐड हो गया, हर यूनिवर्सिटी ने AI ऐड कर दिया। और वो कल हमारे एक दोस्त वो बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कि समोसे के ऊपर आप AI लिखते हैं तो बिकना शुरू हो जाएगा आजकल। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं होता। आपके जो आपके इंटरेस्ट हैं आप उनको देखें, आप उसके मुताबिक। और करियर काउंसलर का जो रोल है, अच्छा अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे स्कूल्स में शुरू हुआ। अच्छा, यूनिवर्सिटीज ने उस तरह से, और वो भी बहुत मॉडर्न स्कूल्स जो हैं। में आपको लगता है हुआ है शुरू? स्कूल्स में जो हमारे जो मॉडर्न स्कूल्स हैं ना, जो सो कॉल्ड जो 2-3 जो बहुत बड़े, मुझे लगता है जो क्रीम है, जो बहुत एलीट है, वहां पर ही है सिर्फ। और अच्छा, फिर इंटरेस्टिंगली ये प्रॉब्लम एलीट का है भी नहीं है। एलीट को बहुत सारे काउंसलर्स उसको अपने पीयर्स से उसको मिल जाते हैं, वो होते हैं, उनको प्रोवाइडेड होते हैं। प्रॉब्लम है उन बच्चों का कि जो बेचारे जो रूरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जो बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, शाइनिंग है, लेकिन उसको पता नहीं है कि आगे मेरे लिए कौन कौन से एवेन्यूज़ हैं। देखिए, अब इतनी स्पेशलाइज्ड चीज़ें हो गई हैं कि इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं, एलाइड हेल्थ साइंसेज के अंदर कुछ 40 के करीब इस वक्त डिसिप्लिन्स हैं कि जो कि बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा, और जो कि हम सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इस वक्त जो हम ऑफ़र कर रहे हैं, ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ये मैं अमेरिका की या कोई यूरोप की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक हो गया, ऐसे ऐसे डिग्री प्रोग्राम्स हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके नाम भी शायद हमने आज से पहले नहीं सुने थे। अच्छा, अब कौन सा बच्चा किस काम के लिए बना है, कौन सा बच्चा किस काम में जाके फिट इन होगा। अब हो सकता है उसकी इंटरेस्ट कहीं MIT में हो, कहीं MLT में हो, किसी और चीज़ में हो, और आप उसको पुश कर रहे हो किसी और साइड पे। तो ये एक्चुअली देखें, कौमें ऐसे नहीं पीछे रहती। कौमें पीछे रखने के लिए बाकायदा कौमों की, मैं कहता होता हूँ कि मेहनत होती है। वो बाकायदा अपनी यूथ को, हमारी यूथ इस वक्त जो है ना, वो मिसगाइडेड मिसाइल्स हैं। दे हैव गॉट लॉट्स ऑफ पोटेंशियल, दे हैव गॉट लॉट्स ऑफ पोटेंशियल। आई टेल यू,
कि मतलब हम लोगों ने पूरी दुनिया ट्रैवल की, सारी दुनिया में गए, जाके देखा, सारी चीज़ें, लेक्चर भी दिए, सारा कुछ किया, पढ़ा भी, पढ़ाया भी। इसके बावजूद मैं आपको बताऊं, हमारे में जो पोटेंशियल है ना, सिर्फ अगर ये चैनलाइज हो जाए एक दफ़ा, और सिर्फ एक दफ़ा इसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है, और शायद इसमें अरबाब इख्तियार को भी शामिल होना पड़ेगा, और इसमें हर एक लेवल पे जो है वो अगर इन्वॉल्वमेंट होगी तो आई हैव नो डाउट इन माई माइंड की चीज़ें तो पे। ये हमारी कह लें कि प्रायोरिटीज़ हैं कि हम अपने बच्चों के लिए, हम अपनी यंग जनरेशन के लिए, जो यूथ है हमारी, उसके लिए हम क्या चाह रहे हैं। लेकिन मैं ये एंड पे ये कहना चाहूँगी कि जिसका काम उसी को साझे, अगर सब अपना अपना काम करना शुरू हो जाए ना, तो शायद प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाए। करियर काउंसलिंग के ऊपर हम बात कर रहे थे। प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अनवर बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, क्या आप आए। जनाब अब शेफ़ अली की तरफ चलते हैं, जो कि आज चिकन स्टेक बना रहे हैं, और उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें, उनकी तरफ चलते हैं। शेफ़ अली, हमने चिकन मैरिनेट करना है, जी जी, तो थोड़ा सा आपने कर लिया मैरिनेट? जी थोड़ा सा कर लिया। दोबारा से बता दें उसमें मैं क्या दोबारा- क्या चीज़ें ऐड ऑन की हैं। मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें नमक डालना, नमक के बाद सोया सॉस, येलो मस्टर्ड सॉस, इसमें डालना वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और साल्ट। ठीक है, ये चिकन को मैरिनेट करने के लिए ये स्पाइस इस्तेमाल करने हैं आपने। ओके जी, ठीक है जी। ये स्पाइसेस आपने चिकन को मैरिनेट करने के उसके लिए, बाद इसको करना हमने पकाना है, अच्छा तो पैन में ठीक आप है, इसको ग्रिल भी कर सकते हैं, आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं। ओके ये सबसे अच्छा जो होता है वो स्टीम चिकन होता है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। सेहत के लिए आपके जो है स्टीम है, आप उसको ग्रिल कर लें, आप उसको स्टीम कर लें, आप उसको जो है ना एयर फ्राई कर लें, अपनी जी, जी, मर्जी है। जी, जो जी, भी आपको आपके पास अवेलेबल है, ऑप्शन अवेलेबल है, आप वो कर सकते हैं। अब हम इसको क्या है, पकाने लगे हैं। जी जी, ठीक है अब जी, इसको पकाने लगे हैं। तो चिकन को पकाना हमने 160 का 200 के टेम्परेचर के दरमियान में। तो चिकन के इनसाइड जो टेम्परेचर है वो 75 होना चाहिए। इनसाइड टेम्परेचर 75 जी। होना चाहिए। अगर ओके, 75 से कम होगा तो खाने के काबिल नहीं होगा वो। अच्छा, इसमें एक जरासीम होता है सैलमोनियम, हाँ हाँ, वो जब 75 से जाकर ऊपर टेम्परेचर जाता है उसके बाद वो मरता है। ओके, जी, आप स्टेक खाते हैं तो उसमें टेम्परेचर होते हैं रेयर, मीडियम रेयर, वेल हाँ डन, एग्जैक्टली। वो बीफ में होते हैं, चिकन में नहीं होते। चिकन में नहीं होते, चिकन में हमने उसको फुल कुक जी, करना ये होता है। वेल डन करके आप खा सकते ओके। हैं, और जो बीफ है वो आप रॉ मीट भी खा सकते हैं। ओह जी, ठीक है, तो चिकन को वेल डन करके हम खाना पड़ेगा हमें। ठीक है। अब चिकन इसमें को हम आपने फुल जो है ना वो मैरिनेट करके अब हम उसको पकाने लगे हैं। और इसको इतनी ही हाई फ्लेम पे पकाना है हमने? जी जी 200 टेम्परेचर पे पकाना है। ठीक है, अभी हम इसकी सॉस जो है ना वो कब रेडी करेंगे, और उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें? सॉस में सबसे पहले गार्लिक, ठीक है, गार्लिक में हम यूज़ करेंगे उसको, गार्लिक को सोते करेंगे बटर में सोते करके उसके बाद हम डालेंगे मिल्क के बाद क्रीम के बाद उसमें टेस्ट के लिए हम करेंगे वाइट पाउडर यूज़, वाइट पाउडर, और उसका चिकन पाउडर हम यूज़ करेंगे सॉस में। ठीक है। चिकन पक गया है हमारा? जी जी, चिकन पक गया है, ठीक मैश है। पोटैटो बन गए हैं। अब हमने अच्छा, मैश पोटैटोज भी आपने बना जी जी लिए? मैश पोटैटो बना दिए हैं। अब इसकी रेसिपी कौन बताएगा फिर हमें? रेसिपी में बता देता हूँ। मैश पोटैटो आपने टमाटो बॉयल करने हैं, ओके, बॉयल करके उसको स्टेन करके उसमें आपने बटर में इसको सोते करना है। बटर में हमने जी, इसको सौते बटर करना में है, सोते ठीक है। करना है। टेस्ट इसमें देना वाइट पेपर, साल्ट और ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर। चिकन पाउडर, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और सॉल्ट। जी सॉल्ट, ठीक है, सिंपल सा काम रेसिपी है इसकी। तो ओके। अब हम कर रहे हैं वेजिटेबल्स होते, ओके। जो बटर में हमने इसको करना है। अच्छा, पहले हमने इनको ब्लांच किया जी, है, अब इसको हम ब्लांच इसको किया। सौते कर रहे हैं, जी ठीक जी, है। तो आप सोते कर रहे हैं। अच्छा, अब बहुत से लोग ये कह रहे होंगे कि अच्छा अगर हमने इनको सौते करना तो हमने तो इनको ब्लांच क्यों किया? ब्लांच जी। इसलिए किया जाता है ताकि इनका जो कलर है ना वो मेंटेन रहे। जी, maintain वरना रहे। अगर आप पहले ही इनको ब्लांच किए बगैर सौते करेंगे, एक तो बहुत ज़्यादा कह लें कि उनका कलर ख़राब होना शुरू हो जाएगा और वो मज़े की भी नहीं लगेंगी, तो इसलिए पहले ब्लांच करना ज़रूरी होता है। जी, अब इसमें रेसिपी लगानी है साल्ट, लाइट साल्ट लगाना आपने। सॉल्ट, ओके, जी, और इसमें वाइट पेपर वाइट पेपर, और चिकन पाउडर, बस
और चिकन पाउडर, जी ठीक है। बस सिंपल सा टेस्ट है इसका, ओके, तो इसको बस सोते कर लेता हूँ। ठीक है। और इसके बाद अब हमारी सिर्फ सॉस रह गई जी है जी, इसके जो बाद हमने सिर्फ ready वाइट करनी- सॉस बननी है बस। ठीक है जी, वाइट सॉस हमने अभी बनानी है। लें जी, हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो भी सौते हो चुकी हैं और वो जी, जी। भी आप प्लेट में जो है वो देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत उनका कलर मेंटेन है। अब जो वाइट पेपर के लिए सबसे पहले आपने लेना गार्लिक। ठीक है, गार्लिक बटर। ठीक है। अच्छा, आपने उसको मैश तो नहीं किया गार्लिक को? नहीं नहीं, माश नहीं, मैं माश नहीं किया। आपने उसके पूरे जव्वे डाल दिए हो अंदर? जी जी, वैसे ही डाल ठीक दिए। है, ओके। अब ये क्या डाल रहे हैं आप? अब ये है डाला फ्लोर, ठीक है। मैदा। और ज़रा इसकी क्वांटिटी भी बता दें कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए ताकि जो सॉस की कंसिस्टेंसी है वो अच्छी बने। 1 स्पून बटर, ठीक है, हाफ टी स्पून लेना गार्लिक, ठीक है, और उसमें डालना 2 टीस्पून डालने हैं फ्लोर के। फ्लोर के, जी। ठीक है। मैदा हमने डालना है। उसके बाद अभी आपने थोड़ी सी क्रीम क्रीम डाली है इसमें? क्रीम और मिल्क डालना है। क्रीम डाली है और उसके अंदर हमने डाला है दूध, जी। ठीक है। और अब इसको थोड़ा सा थिक करना है। ठीक है, थिक करने के बाद इसमें चीज़ और इसमें टेस्ट लगाना है। ओके। और हम इसमें कौन सी चीज़ डालेंगे? इसमें चैटर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों मिक्स करके डालनी अच्छा, है। चेडर चीज़ और मोज़रेला जी। चीज़ डालेंगे हम, ठीक है जी, ओके। और स्पाइसेस इसमें क्या क्या जाएंगे? स्पाइसेस में सिर्फ वाइट पेपर और चिकन पाउडर जाएगा। वाइट पेपर और चिकन पाउडर जाएगा, अच्छा। ये हमारी जी, डिश हमारी रेडी डिश है? रेडी है। ठीक है, ये ज़रा दिखाइए हमारे इस कैम में। और जी, वेरी नाइस। आप देख सकते हैं कि मैश पोटैटो का एक अलग से मस्टर्ड कलर आ रहा जी, जी। है। देन हमारे जो वेजिटेबल्स हैं उनका बहुत ही प्रिटी कलर है कि ब्रोकली का अपना कलर एक ग्रीन सा है, जी। और साथ ही साथ जो कैरेट्स हैं उनका है, बीन्स का है, चिकन है हमारा। तो प्लेट तो बहुत खूबसूरत लग रही है, कलरफुल सी है, जिसमें आपको फैट्स भी मिल जाते हैं, आपको प्रोटीन भी मिल जी, रही जी, है। प्रोटीन भी। ये सारी चीज़ें आपको एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है। एक मील जो है ना आपको आज हमने बनाना सिखाया है, चिकन स्टेक्स। और शेफ़ अली ने बहुत ही एक अच्छी रेसिपी और बहुत ही इजी जो है ना, जो आप इजीली घर पर बना सकते हैं, बहुत कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये इस तरह की इजी पीजी सी जो रेसिपीज़ है ना हम आपके लिए लेकर आते हैं। शेफ़ अली हमारे साथ मौजूद है। शेफ़ अली, थैंक यू सो मच कि आप आए और आपने ये जो रेसिपी है ये हमारे साथ शेयर की, हमें बनाना भी सिखाई है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और फिर हमें इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अभी आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में और कुछ बात कर लेते हैं जनाब हमारे माशरे के हवाले से। माशरे में आपको पता है कि एक्सट्रीम पर भी बहुत से लोग हमें मिलते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि जी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो कि बहुत सही है, और हमें हमारा दीन भी ये तलकीन करता है कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा ये कि कुछ लोग कहते हैं कि जनाब सिचुएशन को देख कर ना छोटा मोटा झूठ बोलने कुछ नहीं होता। और बहुत से लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जिनको आदत होती है हर बात में झूठ बोलने की। तो ये क्या साइकोलॉजी है, इसके पीछे नफ्सियात क्या कहती है कि जो झूठ बोलता है उसके साथ किस तरह का ताल्लुक़ रखना चाहिए। आपका पार्टनर अगर झूठ बोल रहा है, आपके बहन भाई आपसे अगर झूठ बोल रहे हैं, किसी को आदत होती है छोटी छोटी बात पर भी झूठ बोलना, तो उनके साथ हमें किस तरह का रवैया इख्तियार करना चाहिए और क्या इस आदत को छुड़वाया जा सकता है या नहीं छुड़वाया जा सकता, इस पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर नबीहा अली खान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और उनकी तरफ चलते हैं। डॉक्टर नबीहा आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है?
मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर नबीहा, झूठ बोलने के ऊपर आज हमने बात करनी है कि बहुत से लोग जो है ना, वो जैसे मैंने बात की कि बहुत ऐसे भी लोग मिलते हैं जो कि कहते हैं जी हम सारी ज़िंदगी हमने झूठ नहीं बोला, आज तक हमने झूठ नहीं बोला है। और देखे भी मैंने ऐसे जो लिटरली इस चीज़ को मानते हैं और करते भी हैं, उसके ऊपर अमल दरामद भी करते हैं। ऑन द अदर हैंड ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो छोटी छोटी बात पर भी झूठ बोल रहे होते हैं। तो ये झूठ बोलना इंसान की फितरत में मौजूद है? अच्छा देखिए, झूठ बिल्कुल फितरत में हो सकता है और होना भी चाहिए, झूठ बोलना चाहिए। अच्छा। थोड़ा थोड़ा झूठ भी बेहतर होता है। अच्छा। बहुत ज़्यादा सच भी बर्दाश्त नहीं होता ना, इंसान बहुत ज़्यादा सच बोलना शुरू कर दे तो लोग आपके पास उठना बैठना पसंद नहीं करते, आपके खिलाफ साजिशें करते हैं। वो कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा ही झूठ वो सच बोलना शुरू कर देते हैं। आपके खिलाफ पोस्टर लगाते हैं। आपको सोशल मीडिया पर आप जितने मर्जी जो पॉपुलर हो, लेकिन आपके खिलाफ कोई ना कोई प्रोपेगेंडा इकट्ठा रखते हैं। तो बहुत ज़्यादा सच भी कभी इंसान के लिए परेशानी का बाइस बन जाता है। मैं ये समझती हूँ, अगर हम इसको जो है इन अदर सीरियस सेंस लें, झूठ एक बीमारी है। अच्छा। बेसिकली जी हाँ, अगर बढ़ जाए और इंसान झूठ पे झूठ बोलने के लिए जो है वो अपनी पर्सनालिटी को एक नया रंग दे ले, या फिर आप ये कह लें कि अपने आप को अपग्रेड करने के लिए और अपनी पर्सनालिटी को जो है वो लोगों के सामने सबसे बेहतर पेश करने के लिए अगर झूठ बोलने की ट्रेनिंग कर ले, क्योंकि ये ट्रेनिंग होती है और ये बचपन से होती है। आपने जब हम बहुत छोटे होते थे तो हमने बगदाद शरीफ का वो वाकया शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जो है वो सुना था कि वो एक छोटे बच्चे थे और जा रहे थे और रास्ते में डाकू आ गए। तो उन्होंने पूछा कि बच्चे तुम्हारे पास क्या है? तो उन्होंने कहा मेरे पास देरहम है। अब डाकुओं ने उनकी पूरी तलाशी ले ली, लेकिन उसमें नहीं कुछ मिला। नहीं लेकिन उनकी निकला। अम्मी ने जो है ना वो सीए अम्मी हुए थे। ने हाँ। उनकी वालदा ने उनको जो है वो ट्रेनिंग दी थी कि बेटे किसी भी मामले पे झूठ नहीं बोलना। Exactly. डाकू आए, उन्होंने देखा कि वो कहाँ सिले हुए हैं, उन्हें वो कॉइन्स मिल गए। अब आप ये देखें कि वो एक बच्चे के सच से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने जब बाकायदा तौर पर ये डकैती छोड़ दी। हाँ। ये सच की ताकत है। हाँ, अब इस्लाम ने सबसे पहली ट्रेनिंग जो है वो सच बोलने की दी। झूठे बंदे के लिए आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि कामिल मोमिन ही नहीं हो सकता वो बंदा जो झूठ बोलता है। झूठ का आपको जिक्र ही कहीं नहीं है, लेकिन हमने इतनी आसानी से झूठ को अपनी ज़िंदगियों में जो है वो जगह दी हुई है कि हम बात बात पे झूठ बोलते हैं। अच्छा, झूठ सबसे ज़्यादा रिश्तों में बोला जाता है। अच्छा, रिलेशनशिप में झूठ अच्छा, बोला जाता रिश्तों है। में ये भी कहा जाता है कि जी मजबूरी के तहत, हालात की मजबूरी के तहत जो है ना, आप अगर झूठ बोल लेते हैं तो कोई बात नहीं है, इतना झूठ चल जाता है। अच्छा देखिए, ये रिश्तों से रिलेटेड ये कहा जाता है। मैं ये समझती हूँ कि इंसान जब मुनाफकत की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करता है ना, आप जिस तरह की भी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं आपको पता होता है कि ये सीढ़ी आपको कहाँ लेके जाएगी, आपने कितनी ऊंचाई पे जाना है। इंसान जब मुनाफकत की सीढ़ी चढ़ना शुरू करता है ना तो उसे झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। ये जो आप लोग कहते हैं ना झूठ बोलने की आदत होना, ये आदत इंसान खुद डालता है। हमने खुद अपनी जो है वो ट्रेनिंग ऐसी की होती है कि हमें खुशी महसूस होती है झूठ बोल के। और फिर अब अगर हम ये देखें कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं तो इसकी निशानदही तो आज से 1400 साल पहले हो चुकी थी कि एक दौर आएगा जो झूठों का दौर होगा, जहाँ झूठ बोलकर लोग जो है वो अपना नाम बना रहे होंगे, अपना काम कर रहे होंगे, लेकिन सच्चे की कोई ज़िंदगी नहीं होगी। जो सच बोल रहा होगा उसको बदनाम कर रहे होंगे, उसके खिलाफ साजिशें कर रहे होंगे। तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम ये देखते हैं कि कोई बंदा जो है वो झूठ बोलता है और मुसलसल झूठ बोलता है, इट्स मीन कि उसका कोई पास्ट में जो है वो उसको जेनेटिकली भी ये चीज़ जो है वो मिल सकती है, या उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या उसकी ट्रेनिंग नहीं है। कैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किन मसाइल का शिकार होते हैं वो जो लोग ज़्यादा झूठ बोलते हैं? एहसास कमतरी में मुब्तला जो शख्स है वो झूठ का सहारा लेता है, जिसको लगता है कि वो दूसरे से बेहतर नहीं है, जिसको लगता है कि दूसरे उससे ज़्यादा अच्छे हैं या उससे ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, ऐसे लोग झूठ का सहारा लेते हैं। फिर जहाँ पर लोग ये समझते हैं कि हमारा काम नहीं निकल रहा, मतलब यहाँ काम जो है वो सीधी बात करने से या सच बोलने से जो है वो ख़राब हो सकता है, एक खौफ और डर की वजह से भी जो है वो लोग झूठ बोलने के आदी हो जाते हैं। अब ये झूठ जो है वो स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से बोला जाता है, क्योंकि आपके अंदर अगर किसी भी किस्म का फोबिया होगा या आप किसी भी किस्म का खौफ डर महसूस करते होंगे, एहसास कमतरी में मुब्तला होंगे, तो आप लाजमी झूठ बोलेंगे। इसके अलावा 2-3 बीमारियां ऐसी हैं जहनी जिसमें जो है वो इंसान झूठ बोलता है, जिसमें नार्सिसिस्ट बंदा जो है वो स्पेशली झूठ बोलता है, क्योंकि उसको झूठ बोलकर ही काम चलता है। वो बताता भी नहीं है, आपको समझने भी नहीं देता खुद को, और जो है वो साथ रह के परफेक्ट भी होता है और सही भी होता है। सबसे मुश्किल काम होता है इस तरह के लोगों के साथ रिलेशनशिप में आना, सबसे मुश्किल काम। अच्छा, हमारे लिए तो ये बहुत आसान काम है, हमें तो नार्सिसिस्ट जो है वो, शायद मुझे तो अब इतनी आदत हो गई है कि हमें
जो जहनी बीमारियों वाले लोग हैं ना, उनके साथ रहना ज़्यादा बेहतर लगता है कि ये इनकी जहनी बीमारियां जो वो ठीक करें। नॉर्मल बंदे के साथ अब जो है वो ज़रा कोशिश करते हैं कि नॉर्मल बंदे से जो है वो दूर रहें, इनको ठीक करें। अच्छा, ठीक है। नॉर्मल इंसान जो होता है ना, उसकी कोशिश ये होती है कि वो सच की तरफ आए, झूठ का सहारा नहीं लेता। कभी झूठ बोलता है तो इस तरह इसलिए वजह से झूठ नहीं बोलेगा कि किसी को नुकसान हो, बल्कि झूठ इस वजह से कभी कभार जो है वो बोल देगा, क्योंकि झूठ हर इंसान बोलता है। अगर कोई शख्स ये कहे, छोटे मोटे झूठ हर बंदा जो है वो बोलता है, हम भी बोलते हैं, हाँ, और लोग भी बिल्कुल, बोलते हैं situations अपने आप को according बचाने to के the लिए, कहीं situations, जो है हाँ। वो किसी को बचाने के लिए। अच्छा, ऐसे झूठ में कंसीडर नहीं होते। ठीक है। ये इस्लाम भी इसकी तस्दीक कर रहा है कि 3 तरह के जिसमें झूठ, किसी का नुकसान ना हो। कि 3 तरह का झूठ कि जहाँ पर आपको अपनी जान बचानी पड़े, आप जो है वो अगर रिलेशनशिप में हैं, आप अपना रिलेशनशिप बचाना चाहते हैं, तो ऐसा, लेकिन ऐसा झूठ जिससे दूसरे को ये गुमान होना शुरू हो जाए कि अब ये झूठ जो है वो बढ़ता जा रहा है, ये बीमारी है। चले, इसका इलाज है। इसका इलाज है जी। चले इलाज पे बात करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर हैं, शहरियार, उन्होंने लाहौर से कॉल की है। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए ठीक ठाक। और मैम से मैं बिल्कुल गुड फैन हूँ इनका। और दूसरी बात यह है कि झूठ बोलना इंसान की फितरत भी है। और कुछ लोग, मुझे टाइम दीजिएगा बात करने का, 2 मिनट चाहिए आपके। जी जरूर। ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा मैं। तो आजकल सिस्टम ये हो गया कि लोग कहते हैं कि ड्रामों की वजह से माहौल खराब हो रहा है। ड्रामे दिखाते हैं बस हकीकत, वो आईना दिखाते हैं कि इस जगह से सीखो। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि एक बादशाह था एक दौर में, उन्होंने 3 लोगों को बुलाया कि हाँ भाई दुनिया आपको कैसी लगती है। एक इंसान ने फरमाया कि दुनिया मुझे सारी खराब लगती है। दूसरे ने फरमाया कि मुझे दुनिया आधी ठीक लगती है, आधी सही लगती है। तीसरे ने फरमाया कि दुनिया सारी ठीक है। इनका मतलब क्या हुआ कि जो पहला इंसान था वो टोटली खराब था, अच्छा। जो दूसरा था वो आधा सही था, आधा खराब था। ठीक जो है। तीसरा था वो बिल्कुल अपने अमान और हक से बिल्कुल दिल से बिल्कुल साफ था। तो इसमें हमें क्या सीखने को मिला कि तीनों में फर्क था। बादशाह ने भी उसको अपने साथ रखा जो बिल्कुल साफ था। इसमें बात यही है कि इंसान को साफ होना चाहिए दिल से भी, और ईमान साफ होना चाहिए एक दूसरे के दिल से भी। मोहब्बत जो एक दूसरे के सारी होनी चाहिए एक दूसरे के साथ। तो माशाल्लाह आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। और सबको यही है कि झूठ ना ही बोले तो अच्छी बात है। एक पॉइंट से मैं कहना चाहूँ कि जहाँ पे एक झूठ बोला जाए तो वो एक चीज है, अगर किसी की जान जा रही हो तो वहां पे झूठ बोला जाए तो वो आपके इस्लाम में शायद मैं भी कहता हूँ कि बिल्कुल बचा जा सकता है उसमें। मतलब इतनी रुखसत तो हमारा इस्लाम भी देता है, बिल्कुल ऐसे ही है। इस्लाम देता है। बहुत शुक्रिया शहरियार साहब, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है। अब कि आपको बिलफर्ज के पहले तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, जो हमारा इस्लाम भी हमें तलकीन देता है, तालीमात देता है। और अगर आप, जैसे उन्होंने कहा कि किसी की जान बचाने के लिए अगर आप कोई झूठ बोल रहे हैं, तो इतनी रुखसत हमारा इस्लाम हमें देता है। सिचुएशंस को देखकर अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो वो तो माना जाता है, लेकिन आप हर बात पर झूठ बोल रहे हैं वो नहीं माना जाता। वो हमारा मुआशरा भी इस चीज की इजाजत नहीं देता है। मैं थोड़ा सा ये जो स्टोरी इन्होंने सुनाई है, मैं इसका भी कंक्लूजन कर दूं, क्योंकि एक एक्सपर्ट की राय से जो है वो दुनिया डिफरेंट है। ठीक है। एक एक्सपर्ट की राय जो है वो कुछ डिफरेंट है, क्योंकि उसने जाहिर है पढ़ा भी है, उसका एक्सपीरियंस भी है, और वो जो है वो डेली एक नए एक्सपीरियंस से जो है वो गुजरता है। आपने इस स्टोरी से क्या आगाज किया? मैं एक चीज लोगों को समझाना चाहती हूँ। दुनिया आप अपनी आंख से देख रहे हैं, आपको अपनी आंख से आपकी दुनिया नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। हर शख्स की दुनिया अलग है। मैं भी वही कहने लगी थी, तीनों लोगों का पर्सपेक्टिव अलग है। ये जरूरी नहीं है कि जिसे दुनिया जो है वो बुरी नजर आ रही है वो बुरा है, ऐसे नहीं है। वो उसके साथ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, सिचुएशंस ऐसी हुई हैं कि उसे बुरी लग रही है, पर्सपेक्टिव्स तीनों के अलग हैं। अच्छा देखें, मैं आपको सच्ची और खरी बात ये बताऊं, दुनिया जो है ना वो मिक्सचर ऑफ लाइफ है, मिक्सचर ऑफ थॉट्स है, मिक्सचर ऑफ आप कह लें कि वैरायटी है, कलर्स है। आप इसमें जो है वो ये नहीं कह सकते कि एक तरह की दुनिया है, एक तरह के लोग हैं। आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, किसी के अच्छे हैं, किसी के बुरे रहते हैं। डॉक्टर ने भैया खुद नहीं रहते। आप देखें कि आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले आप कैसे थे, या 1 साल पहले आप अपना कर लें, कंपैरिजन कर लें, तो आप कितने डिफरेंट होंगे। हाँ बिल्कुल। तो ये डिफरेंस आना भी चाहिए इंसान में। अच्छा, लेकिन झूठ बोलने वाला नहीं। अच्छा, झूठ जेनेटिकली भी बोला जाता है, जैसे लोग खानदानी होते हैं, लोग खानदानी अमीर होते हैं, खानदानी झूठे भी होते हैं। खानदानी झूठे भी होते हैं।
क्या बात। ये खानदान से भी विरासत में मिलता है झूठ। ये भी मैं आपको Okay. बता दूं कि कुछ खानदानी झूठे भी होते हैं जिनका आप सही कुछ है। भी नहीं कर सकते, आप उनका जितना मर्जी ट्रीटमेंट कर ले वो खून में शामिल होता है, Okay. वो नहीं हट सकता। मतलब मैं- विरासत में आपको झूठ मिलता है। हाँ, विरासत में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, गुस्सा भी विरासत में मिलता हाँ। है। आपका एग्रेशन लेवल अगर बहुत हाई है तो लोग बड़ी फख्र से बता रहे होते हैं हमारे तो खानदान में गुस्सा बहुत बहुत गुस्सा है, है, ऐसे हमारे ही। वालिद साहब गुस्सा करते हैं, उनके वालिद साहब गुस्सा करते थे, फिर उनके वालिद साहब गुस्सा करते थे। भाई ये कोई अच्छी बात तो नहीं है कि आपके वालिद साहब गुस्सा करते हैं और फिर उनके वालिद साहब भी ऐसा ही करते थे। तो अगर जेनेटिकली कोई गलती चलती आ रही है तो उसको आप सुधार लें और आप जो है वो अपनी अगली नस्लों में उसको ट्रांसफ़र ना करें। ये मतलब आप यहीं पे रुक जाएं कि अगर आपको गुस्सा आता है, गुस्सा उस बंदे को ज़्यादा आता है जो झूठ सुनता है। ये भी मैं आपको बता दूं। ओके। उसे झूठ सुनने की इतनी आदत होती है कि जब सच सुनता है ना तो अचानक गुस्सा आ जाता है। तो इस वजह से हमें झूठ सुनने की आदत हो चुकी है। हमारी लोग तारीफ़ें करते हैं तो फिर हमें ऐसा लगता है कि ये सच बोल रहे ठीक हैं, है। लेकिन अगर आप कभी अपने पीठ पीछे जो है वो लोगों को बात करते हुए सुन लेना तो आप यकीन करें आप किसी में बैठना पसंद ना करें। वही लोग जिनके लिए आप इतना करते हैं इसीलिए वही कहते आपकी हैं पीठ ना के कि पीछे सिर्फ छुरा दिलों घोंपते का हैं। हाल अल्लाह ही जानता है। Exactly. और अगर वो आशना कर दे उन चीज़ों को तो एक दूसरे की शक्ल भी ना हम देखें। लोग इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि उनके झूठ भी मोतबर लगने लगते हैं। अब आप सोचिए कि झूठ के लिए मोतबर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया है मैंने। मोतबर का लफ्ज़ इस्तेमाल इसलिए किया है कि झूठ बोलने वाला बंदा सफाई इतनी दिखाता है, झूठ में बड़ी सफाई होती है। आप झूठ को इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकते, आपको झूठ के पीछे भागना पड़ेगा, उसकी तस्दीक करनी पड़ेगी, तब आप झूठे को जो है वो बेनकाब कर सकेंगे। वरना आज के दौर में झूठों को बेनकाब करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। आप सच्चे को तो मिनट में बेनकाब कर देंगे कि ये सच्चा आदमी है, इसने सच बोला है, देखें जी ये इसके पीछे पड़ गया, देखें जी ये इसके पीछे पड़ गया। लेकिन हो सकता है कि उसके पास ऐसे सबूत मौजूद हों कि जिसकी बेस पर उसने ये बात की हो। तो सच्चा बंदा जो है वो उसके लिए तकलीफ ज़रूर होती है, लेकिन जीत सच की होती जीत ऐसे है। ही है। झूठ की कोई जीत नहीं है। झूठा आदमी अपनी क्रेडिबिलिटी खो देता है, झूठे आदमी के साथ लोग बचना शुरू कर देते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। आपके झूठ आप ज़्यादा देर तक नहीं छुपा सकते। सर पैर नहीं होता, कहते हैं नहीं। ना झूठ का कोई सर पैर ज़हनी नहीं बीमारी है। अगर ये बन जाए तो इंसान सच बोलने की सलाहियत ही खो देता है। जैसे इंसान जो है वो अच्छा काम करने की सलाहियत खो देता है। ज़हनी तौर पर जो ऐसे बैड केमिकल्स हैं वो दिमाग में बनने शुरू हो जाते हैं जिसमें आपको वसवसे ख्यालात जन्म लेते हैं, आप अपनी इमेजिनेशन में जाते हैं, झूठे ख्यालात पे मबनी जो है वो चीज़ें सोचते हैं, झूठी जो है वो कहानियाँ जोड़ते हैं और फिर वो लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ उनकी तवज्जो लेने के लिए वो झूठ बोलकर आप अपनी पर्सनैलिटी को जो है वो ग्रूम करते हैं। ये है ज़हनी बीमारी। अगर जो लोग सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी बैठकर इस तरह का झूठ बोलते हैं जिससे ये गुमान हो कि वो अपनी प्रमोशन कर रहे हैं या अपनी बात को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। हाँ, आप जेनेटिकली करें, अगर आपकी जेनेटिकली कोई सिचुएशन चलती आ रही है, आप उसको देखें कि हमारे बाप दादा में जो झूठ था वो किस किस्म का था, वो कहाँ किस किस्म का झूठ बोलते थे और आप किस किस्म का झूठ बोलते हैं। देखिए झूठ की भी इकसाम होती हैं। हमारा इस्लाम हमें कहता है कि आपने झूठ नहीं बोला, हम फिर भी हर चीज़ में झूठ बोलते हैं। अगर आप अपर लेवल पर बात कर ले वहाँ पर भी झूठ बोला जा रहा होता है, लोअर से लोएस्ट लेवल पर भी झूठ बोला जा रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर आप बाहर के लोगों की बात करें जो कि इस्लाम से कह लें कि बाहर हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं, उनका कारोबार भी चल रहा होता है, ज़िंदगियाँ भी सही होती हैं। हम अब झूठ बोलते हैं तो ऑब्वियसली देखें झूठ बोलने का एक ये भी नुकसान है कि आपके घर से, आपके कारोबार से, आपके रिस्क से बरकत उठ जाती है। अच्छा, पहली बात भी तो ये आप कि ध्यान रखें। आप झूठ बोलते हैं, आप इसका तयन कैसे करेंगे? झूठे बंदे को आप इस चीज़ पर जो है वो लेकर कैसे आएंगे कि वो झूठा है? यहाँ तो सभी सच्चे हैं। हाँ। यहाँ तो झूठों की दुनिया में सब सच्चे हैं। आपके तो शहर के पहरेदार भी झूठे हैं। आप किस पर रिलाई करेंगे? आपके तो साथ चलने वाले भी झूठे हैं, आपके तो दोस्त अहबाब रिश्तेदार भी झूठे हैं। सब नहीं, लेकिन जो ज़्यादातर आपके साथ बोल रहे हैं वो झूठ ही है ना। आपको अगर कोई जो है वो नई रंगीन दुनिया दिखाई जा रही है तो झूठ पे मबनी है। देखिए इस्लाम का तकाजा ये है, मुसलमान होने का तकाजा ये है कि सच बोलो, चाहे आपको सूली पे लटका दें, चाहे आपकी गर्दन उड़ा दी जाए, लेकिन हक और सच के लिए लड़ पड़ो। मौला अली का कौल है कि सच के लिए अगर तुम्हारी जान भी जाती है तो तुम अपनी जान की परवाह भी ना करो। यानी कि सच इतना कीमती है और सच बोलने वाला कितना कीमती होगा। जब हम सच बोलते हैं ना तो हमारे सामने सिर्फ परेशानियां होती हैं, हमें लोग समझ नहीं पाते, लोग हमारे खिलाफ साजिशें करते हैं।
और जिस वक्त आपके खिलाफ साजिशें होना शुरू हो जाएं, जिस वक्त लोग आपके दुश्मन खड़े हो जाएं, जिस वक्त लोग आपकी क्रेडिबिलिटी पर उंगलियां उठाना शुरू कर दें, याद रखें कि ये बंदा जो है वो क्रेडिबल है। याद रखें कि जिसके खिलाफ जितनी आवाज़ें उठ रही हैं ना, ये बंदे में कुछ ना कुछ ज़रूर मौजूद है और वो सच्चा और हक वाला बंदा है, क्योंकि वो हक और सच की बात करता है। जिस बंदे के मुखालिफिन जितने ज़्यादा होंगे वो सच्चा और हकदार बंदा होगा। ये मैं नहीं कह रही, ये मौला अली का कौल है। और आप यकीन कर लें, झूठों के साथ तो आपको बारात नजर आएगी, झूठों के साथ तो हर वक्त आपको लोग नजर आएंगे, होते हैं ना, खुशामद लोगों को, पसंद। हाँ, लोगों ये को चमचे प्लेट खाली कर मुतासिर देते हैं करने के लिए झूठ बोलते हैं। एग्जैक्टली झूठे के साथ आपको सच्चा बंदा आपको अकेला खड़ा नजर ऐसे ही है, आएगा। बिल्कुल। सच्चे बंदे के साथ आपको जो है वो पीछे कोई नहीं खड़ा नजर आएगा। उसने अपनी मेहनत से अपना मुकाम बनाया होगा और झूठों में रह के बनाया होगा। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल काम है, इसमें किरदार पे काम करना पड़ता है। 3 चीज़ें बताऊंगी झूठ से बचने के लिए। अगर बिलफर्ज आपको झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, आप 3 काम करें। एक तो आप ऐसे लोगों में उठना बैठना शुरू करें जिन्हें आप सच्चा मानते हैं या जिनको आप हक बात कहते हुए जो नडर अपने आप को महसूस करते हैं, जो एक नडर सिचुएशन में आते हैं। बहादुर लोग हैं, अपने ख़ानदान में ढूंढें, अपने दोस्तों में ढूंढें बहादुर कौन है। बहादुर आदमी झूठ नहीं बोलता, बुज़दिल आदमी झूठ बोलता है। बहादुर आदमी के साथ जो है वो उठना बैठना शुरू करें, बहादुर आदमी की बात जो है वो सुनना शुरू करें। दूसरे ये कि हमारे आलिम दीन हजरात जो आप क्रेडिबल समझते हैं कि वाकई सच पर हक पर काम करते हैं, जिनमें हमारे जो है वो अंबिया औलिया इकराम और उनकी जो है हिस्ट्री पढ़ा करें कि उन्होंने सच कैसे बोला और सच के लिए कैसी ताकतें इस्तेमाल की और अल्लाह ने सच को जो है वो किस तरह से जो है वो दुनिया में लेकर आए। तीसरी ख़ास बात, अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको सच बोलने की आदत बिल्कुल ऐसे ही पड़ेगी। है। तीसरी ख़ास बात, जब भी कोई झूठ बोलें अल्लाह से माफ़ी मांगें ठीक है। और उस शख्स को बता दें जिसके साथ आपने झूठ बोला है कि मैंने उस टाइम ये झूठ बोला था लेकिन मेरी मजबूरी थी, सच ये है। आहिस्ता आहिस्ता सच बोलने की प्रैक्टिस शुरू करें। ये प्रैक्टिस है। आपको बच्चों को अपने आप को हर तरह से ये रिलाई करवाना है कि हम सच बोल सकते हैं। सबसे पहले तो अपने माइंड को मैसेज दें कि हम सच बोल सकते हैं, और सच बोलने से अगर नौकरी भी जाती है तो जाए। सच बोलने से अगर आपके जो है वो आपको नहीं ज़्यादा पैसे आते तो ना आए, एक दफ़ा आप अहद तो करके देखें कि मैंने सच बोलना है। आपके अहद से आपकी ज़िंदगी बनेगी। आपकी झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, झूठ बोलने से काम खराब होगा। आपके पास पैसे आएंगे तो आपके पास बरकत नहीं होगी, आपकी लड़ाइयाँ होगी। आपको पता है घरों में झगड़े हैं, इसी वजह से घरों में रोजाना जो है वो एक दूसरे बरकत के उड़ जाती है, क्यों? बरकत क्योंकि झगड़े झूठ बोलते इसलिए हैं कि एक दूसरे से रिश्तों में झूठ बोलते हैं। मियाँ बीवी के रिश्ते में झूठ चलता है जिसकी वजह से रिश्ता नहीं निभ पा रहा। कहीं शौहर झूठ बोल रहा है, कहीं बीवी झूठ बोल रही है, झूठ बोल बोल के अपने रिश्ते को चला रहे हैं। झूठ का एक टाइम होता है जिस वक्त ये आया हो जाता है। हाँ, झूठ काफी देर तक आप नहीं चला सकते। ये झूठ का दौर दौरा जो लोग समझते हैं ना कि हम झूठे हैं तो ये सर्कल जो है वो चलता रहेगा, ऐसे नहीं होता। झूठ एक वक्त तक सरवाइव करता है, उसके बाद सच की अहमियत जो है वो जाहिर होनी शुरू हो जाती है और सच जो है वो सामने आके खड़ा हो जाता है। तो इसलिए झूठ बोलने का फ़ायदा तो कोई है नहीं, झूठ ने कभी ना कभी तो सामने आके खड़े हो ही जाना है। तो जो लोग झूठ बोलते हैं वो ट्रेनिंग अपनी शुरू करें, और बाकी कुछ थेरेपीज़ होती हैं हमारे पास जो हम थेरेपीज़ के ज़रिए जो है वो झूठे लोगों को सच की तरफ लाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास कोई ऐसी मशीन तो नहीं है जिसमें मैं फिक्स कर दूं किसी को और वो सच बोलना शुरू कर दे, लेकिन मेरे पास ऐसी टेक्निक ज़रूर है कि जिससे आप सच भी बोलेंगे, हक पे कायम भी होंगे, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम भी कर सकते हैं और आप एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस से दूर भी रह सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़ाहिर आपको रब्ता करना पड़ेगा। क्या बात है, वेरी गुड जी, कि आप ख़ुद को बदल सकते हैं, अपने ऊपर काम करें। और जब भी आपको ऐसे लगे कि यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बन रही है या बहुत से लोगों से आपको हैंडल नहीं हो पा रही वो सिचुएशन, तो आप, मेरे ख्याल से झूठ बोलने से बेहतर होता है आप चुप कर जाएं, आप खामोशी इख्तियार कर लें, झूठ ना बोलें उस सिचुएशन के अंदर भी। तो ये सारी आज की गुफ्तगू थी। डॉक्टर नबिहा अली खान हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर नबिहा, थैंक यू सो मच कि आप आई, इसके ऊपर बात की। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।